हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। लास्ट वीडियो में हमने इंटरफेस को डिस्कस किया था और इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरफेस के बाद जो हमारा फेज होता है वो होता है एम फेज, जिसको हमने कहा था कि सबसे कम टाइम इसी में लगता है। इसको हम लोग मोस्ट ड्रामेटिक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सेल के कंपोनेंट होते हैं, जैसे सेल ऑर्गेनेल जिसको हम लोग कहते हैं, उसका रीऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर से वो लोग रीअरेंजमेंट उनका होता है। ये जो एम फेज होता है, जिसको हम माइटोसिस फेज भी कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस जिसमें होगी, न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है, यानी बिल्कुल लगातार कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। इसमें कोई भी लाइन, क्लियर कट लाइन नहीं खींच सकते, लेकिन फिर भी हम अपनी आसानी के लिए इसको 4 फेजेस में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जिसका नाम होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसको हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए बनाते हैं ये फेजेस, अदरवाइज ऐसा कोई फेज क्लियर कट लाइन हम लोग नहीं, क्लियर कट फेजेस नहीं बना सकते, सिर्फ आसानी के लिए हमने इसको बना लिया है। ये जो एम फेज होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर पेरेंट और प्रोजेनी में सेम रहता है। जैसे जो पेरेंट सेल होगी उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वही डॉटर क्रोमोसोम में होगा, वही क्रोमोसोम नंबर डॉटर में भी होगा। दोनों में बदल नहीं रहा है क्रोमोसोम का नंबर, इसीलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। जैसे क्रोमोसोम अगर पेरेंट में 2n है तो डॉटर में भी 2n ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके फर्स्ट फेज यानी प्रोफेज को। होता क्या है, जब हम इंटरफेज में थे तो वहां पर G1 और S फेज में, G2 और S फेज में हमारा डीएनए जो मॉलिक्यूल है, एस फेज में तो पूरा ये बन गया था, रेप्लिकेट हो गया था, जबकि ये शुरू हुआ था G1 फेज में। जब ये रेप्लिकेट हुआ था, सिंथेसिस जो हुई थी डीएनए की, वो डीएनए जो होता है वो जुड़ा रहता है, इंटरटविन्ड कंडीशन में होता है, नॉट डिस्टिंक्ट होता है। इसी को एनसीईआरटी में कई वर्ड से लिखा हुआ है कि नॉट डिस्टिंक्ट, इंटरटविन्ड होता है, यानी जुड़ा हुआ होता है, अलग अलग बिल्कुल नहीं हुआ होता है। तो इस फेज में जो मेन काम होता है, यही जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है वो खुलना शुरू होते हैं, यानी क्रोमोसोम का, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन शुरू होता है। कंडेंसेशन इसमें शुरू हो जाता है। एक चीज हमने और देखा था कि इस फेज में हमारा जो सेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम है, उसने साइटोप्लाज्म के अंदर अपना डिवीजन शुरू किया था। अब वो जो सेंट्रोसोम होता है वो अलग अलग अपोजिट पोल पर मूव करना शुरू कर देता है। जो हमारा सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल है, ये अलग अलग पोल पर, सेंट्रोसोम जो है अलग अलग पोल पर, अपोजिट पोल पर मूव करना शुरू कर देता है। हर फेज के हम लोग कुछ फीचर पढ़ेंगे, यहाँ भी कुछ फीचर होते हैं जिससे हम पहचान लेंगे कि यही स्टेज है, इसके अलावा कोई दूसरी स्टेज नहीं, यानी यही फेज है। प्रोफेज के जो मार्क्स होंगे वो सिर्फ प्रोफेज को बताएंगे, मेटाफेज को नहीं बताएंगे। जो मेटाफेज के मार्क होंगे वो सिर्फ मेटाफेज को बता देंगे। मार्क से पढ़ने के बाद हम पता पा जाएंगे तुरंत ये मेटाफेज है, प्रोफेज है या कौन सा फेज है। तो यहाँ ऐसे ही यहाँ भी कुछ फेज मार्क्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगे, फीचर होंगे। प्रोफेज का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है यहाँ पर क्रोमैटिन या क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। इस फेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू होता है और हमको दिखता भी है कि ये 2 क्रोमेटिड से बना हुआ होता है, जो सेंट्रोमियर पर, जिसको हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था, सेंट्रोमियर पर आके जुड़ा होता है। सेंट्रोमियर पर आकर ये जुड़ा हुआ होता है। दूसरा जो इसका मार्क होता है, फीचर होता है, वो ये कि जो सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम डिवीजन कर रहा था इस फेज में साइटोप्लाज्म के अंदर, वो शुरू कर देता है अपना मूवमेंट अपोजिट पोल पर। अपोजिट पोल पर वो मूव करने लगते हैं और क्या होता है, एट द एंड ऑफ प्रोफेज सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी हमको नहीं दिखती, गोल्गी बॉडी हमको नहीं दिखती, बहुत सारी चीज, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब के सब क्या हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं।
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या होने लगते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये 3 मार्क्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा फेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना कि कौन सा फेज है। इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि जब हमारा सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पर मूव करता है, जब हमारा सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पर मूव करता है तो वो कुछ माइक्रोट्यूब्यूल बाहर निकालता है। कुछ माइक्रोट्यूब्यूल जो बाहर निकालता है उसको हम लोग बोलते हैं एस्टर। ये आप जो ब्लू ब्लू लाइन से देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये एस्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर। ये होता है हमारा एस्टर। जबकि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल रेड कलर से मैंने बनाया है, ये एक शेप का भी फॉर्मेशन करता है। ये फाइबर एक शेप का फॉर्मेशन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर या स्पिंडल एपरेटस। ये होता हमारा स्पिंडल फाइबर। और जो ये होता है, ये जो मैंने ब्लू कलर से ये ऐसे ऐसे करके बनाया है, ये होता है एस्टर। ये जो दोनों एस्टर है नीचे ऊपर, जिसको सेंट्रोसोम ने रेडिएट आउट किया, जिसको निकाला है, ये एस्टर और स्पिंडल फाइबर, नीचे के एस्टर और ऊपर के एस्टर दोनों मिलकर, एस्टर और स्पिंडल फाइबर दोनों मिलकर बनाते हैं माइटोटिक एपरेटस। माइटोटिक एपरेटस का फॉर्मेशन ये दोनों मिलकर करते हैं। अच्छा, हम एक फिगर भी बना हुआ, उसको भी डिस्कस करते हैं। प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल है, जो हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल है वो खुलना शुरू होता है और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो फटना शुरू हो जाती है। जबकि लेट प्रोफेज में क्या होता है, लेट प्रोफेज में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और जो हमारा क्रोमोसोम है वो हमको थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है कि ये डबल क्रोमेटिड वाला है। मैंने क्रोमेटिड वहां पर समझाया था कि इसको हम लोग बोलते हैं ये क्रोमेटिड होता है हमारा, ये हमारा क्रोमेटिड है। ये जो पत्ती की तरह आपको दिख रहा है, ये हमारा क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड हमको दिखने लगता है थोड़ा थोड़ा कि ये डबल क्रोमेटिड से बना हुआ है, जो सेंट्रोमियर पे जुड़ा होता है।